नमस्कार दोस्तों, PW ओनली आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तारीख है आज की 24 मई और कल है आपका 25 मई जब आपका प्रीलिम्स होना है। ठीक है, तो दो बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले सुमित सर आज ट्रेवल कर रहे हैं तो आज की क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो आज का जो सेशन होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे। और 25 तारीख को जो आपके एग्ज़ाम होना है उसको लेकर हम कुछ 2 मिनट बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि कल आपके एग्ज़ाम है तो आज ही आपको क्या रखना है, आपके पास में एडमिट कार्ड निकाल के रखना है। ठीक है, 2 फोटोस आपके होना चाहिए, 2 ब्लैक पेन होना चाहिए। कई बच्चों को मैंने वहाँ पर पेन मांगते हुए देख लिया है, ठीक है, तो वो मत करना। ठीक है, फिर है आपके जो आईडी हैं वो एटलीस्ट 2 लेके जाना। और वाटर बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, क्योंकि क्या हो रहा है गर्मी का टाइम है और ऐसे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पानी मिलता है, बट क्या होता पता नहीं होता कब मिलेगा, ठीक है, कितने देर बाद मिलेगा, और जो माइनर इरिटेंट है वहाँ पर उससे बचना है हमें। तो जितना हो सके हम अपने घर से ही पूरे प्रिपेयर्ड होकर निकले। तो ये तो हो गए कुछ डूस जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर है 25 तारीख वाला दिन, यानी आपको 1 घंटा पहले जो है अपने सेंटर पर पहुँच जाना है। लास्ट मिनट के लिए आप कोई भी अपने साथ में एक्सपेरिमेंट या एडवेंचर मत करना कि हम लोग 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जितना आप लेट होते जाओगे ना उतना आपका जो रश है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, वो जो टेंशन है वो बढ़ती जाएगी, तो वो नहीं करना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत टेंशन में हैं अभी। तो टाइमली हमें एटलीस्ट जो बाहरी टेंशन है, बाहरी फैक्टर्स हैं, उनको अवॉइड करना है। तो टाइमली हमें पहुंचना है। अगर हो तो आज ही एक बार आप सेंटर विजिट करके देख लो, बाकायदा उस सेंटर का नाम देख लो। ठीक है, वहाँ पे अगर गार्ड वगैरह हैं तो आप वो देख लेना। ठीक है, वैसे तो हर स्कूल में जहाँ भी सेंटर होता है ना तो यूपीएससी अपना एक पोस्टर लगा देती है कि भाई यहाँ पे सेंटर है, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सेंटर है आपका। ठीक है, तो ये डुएबल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। फिर अगर आप देखोगे कि कल जो आपका पेपर है तो हम डर के मारे क्या करते हैं, आज ही हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि आज हम जो पढ़ेंगे वही कल एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं होता है। जो एग्जाम में होने वाला है वो डिपेंड करेगा, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपने साल भर में कितनी पढ़ाई करी, आपने एमसीक्यू कितने सोल्व करे, आपने पीवाईक्यू कितने सोल्व करे, जो कि आपने इनफ नंबर पे किए हैं। ठीक है, आज आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कल के एग्जाम पे। आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होना है कि इस एग्जाम को निकालने के लिए जितना पढ़ना होता है वो मैं कर चुका हूं या कर चुकी हूं। कई बार बच्चों को मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करते देखा कि हिस्ट्री के फैक्ट में बोल रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं एक दिन पहले हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन में आज हिस्ट्री के क्वेश्चन 3 नहीं आ रहे हैं। तो आज आपको जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखना है, काम रखना है। कैसे, आप जो भी हो सकता है लाइट पढ़ सकते हो, मैपिंग कर लिया, ठीक है, कुछ जो भी आपके जो नोट्स हैं वो रिवाइज कर लिए, जो लाइट एलिमेंट है आपके स्टडी में वो आपको करना है। और वो भी 5 से बजे के बाद नहीं करना, या 7 बजे मैक्सिमम। उसके बाद आपको अपने रूटीन मोड में आना है। रूटीन मोड यानी आप बिल्कुल ही एक अपने कंफर्ट जोन में आ गए, अपने पेरेंट्स से बात कर ली, ठीक है, आसपास कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, आप वहाँ 5 मिनट जाके बैठ गए। अपने दिमाग को आप जितना शांत रखोगे वो उतना क्लैरिटी के साथ में सोचता है। जब आपका दिमाग शांत होता है, कोई प्रेशर नहीं होता ना, वो अच्छे से स्टेटमेंट भी पढ़ता है, उसको प्रोसेस भी करता है और उसको आंसर भी समझ में आता है। जो आपकी एलिमिनेशन ट्रिक है ना वो कभी प्रेशर वर्क में काम नहीं करती। वो एलिमिनेशन ट्रिक लगती ही तब है जब आप उसको शांत माहौल में अपने माइंड को अप्लाई करते हो। आपको घर में मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो आप उसको इजीली कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप आराम से वहाँ पे सोच पा रहे हो, आपको कोई प्रेशर ही नहीं। मैं आज आपको यूपीएससी का पेपर दूंगा करने के लिए, तो आप घर में आराम से इजीली सॉल्व कर दोगे, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है अभी, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई किसी फियर ऑफ फेलियर नहीं है। तो यही सेम माइंडसेट आपको कल एग्जाम हॉल में रखना है। तो ये माइंडसेट आपका आएगा कैसे? स्माइल करके। आप जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे स्माइल करोगे, आप पेपर खोलोगे तब भी स्माइल करोगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को इस एग्जाम को निकालने के लिए जितनी कंटेंट की जरूरत थी, जितनी पढ़ने की जरूरत थी, मैं करके आया हूँ। तो मैं खुश हूँ अपने प्रिपरेशन से, अपने एफर्ट से। और ये एग्जाम कॉन्फिडेंस से ही निकाली जा सकती है। चाहे आप 5 साल पढ़ लो, 10 साल पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इस 2 घंटे में आप खुश हो, इस 2 घंटे में आपने अपने दिमाग को अप्लाई कर लिया, तो 15 दिन की पढ़ाई भी सफिशिएंट हो जाती है कभी कभी। क्योंकि यहाँ पे जो आप बिना टेंशन के क्वेश्चन रीड कर रहे थे ना, वही आपको यहाँ पर भी रीड करना है। ऑब्वियस सी बात है, प्रीलिम्स का पेपर है, आप थोड़ा सा टेंशन होती है आपको, ठीक है, बट यकीन मानिए ये जो टेंशन होती है, ये जो प्रीलिम्स का जो हवा है वो सिर्फ आपको शुरू के 10 मिनट में रहेगा। जैसे ही 10 मिनट हो जाते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, 1 2 4 3 4 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, फिर क्या आप रिलैक्स हो जाते हो, आप अपना नॉर्मल मोड, आप अपने एक्सपीरियंट मोड में आ जाते हो कि हाँ मतलब ये तुमने करा है, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी है ना, आप दिन भर क्या करते हो, क्वेश्चन सोल्व करते हो, पेपर लगाते हो, आपने वही किया है। तो 10 मिनट बाद जैसे आपका जो हार्ट बीट है ना वो कम होने लगती है, आप नॉर्मल मोड में आ जाते हो। फिर आपका है, आपका आप हो और आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पढ़ो, आप अपने को एनालाइज करो, उसके स्टेटमेंट को, और आंसर करो।
सिंपल। उस वक्त 10 मिनट के बाद कोई प्रीलिम्स का हवा भी नहीं रहेगा, कोई फियर ऑफ फेलियर या पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस या कोई दूसरा जो दोस्त जिसका निकल रहा, कुछ याद नहीं आएगा। उस 10 मिनट के बाद आप नॉर्मल मोड में आ चुके होंगे। तो इसीलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अभी जो फील हो रहा है ना, एक एंग्जाइटी फील हो रही होगी, टेंशन फील हो रही है, ये सिर्फ शुरू के 10 मिनट तक ही होगी वहाँ पे एग्जाम हॉल में। उसके बाद आप सब कुछ भूल चुके होंगे, आप पूरा ध्यान आपका पेपर में जा चुका होगा। तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं, पैनिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको बस इतना है कि आज टाइमली आपको सो जाना है, और हो सकता है कि आपको नींद ना आए, ठीक है ना, तो उस पर पैनिक की जरूरत नहीं करना है। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, कई बच्चे को देखा है मैंने जो सुबह 6 बजे तक नहीं सो पाए हैं, बट फिर भी अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। आपका माइंड, आपकी बॉडी ऑलरेडी इतना पढ़ चुकी है, सफिशिएंट है, उसको प्रोसेस कर सकती है वो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि नींद नहीं आती है तो आप मोबाइल वगैरह से, ठीक है, सोशल मीडिया से आप मोबाइल नहीं ओपन कर लोगे कि आपको नींद नहीं आ रही तो आपने मोबाइल चला लिया, ठीक है। सिंपल आपको करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, ब्रीदिंग पे ध्यान रखना है, ठीक है। लाइट अगर काम म्यूजिक चल रहा है तो आप वो चला लो, और सिंपल है। अगर आप, ये एक टाइप का डीप स्लीप ही होती है, जब आप मेडिटेशन पे चले जाते हो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, वो एक टाइप की डीप स्लीप ही होती है, उस स्लीप का ही काम करेगी, ठीक है। तो कोशिश मत करना, घबराना मत, परेशान मत होना। फिर जैसे आप जीएस का पेपर 1 देते हो तो कोशिश ये करना कि 1 आवर में आप 100 क्वेश्चन एटलीस्ट मतलब एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आप कोशिश ये करोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारा जो स्ट्रेंथ होगा, या तो पॉलिटी होगा या इकोनॉमी होगा, ठीक है, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है आप उस क्वेश्चन को उठाना शुरू करोगे। क्योंकि जैसे ही आपने शुरू में 3 या 4 क्वेश्चन सही कर लिए, तब आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो 7वें आसमान पे होगा। आपको लगेगा कि आपसे अच्छा आप पढ़ाई करके कोई नहीं आया है। आपको अपनी एक राजा वाली फीलिंग आने लगेगी कि प्रीलिम्स निकल रहा है, वो फील आने लगेगी। और जब वो फील आ जाती है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगता है। आप अपने दिमाग को बहुत ही इफिशिएंटली अप्लाई कर पा रहे हो। आप जो फैक्ट है आप इजीली रिकॉल कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इन 3-4 क्वेश्चंस ने आपको बूस्ट कर दिया है। और वहीं अगर आपने 3-4 क्वेश्चन रैंडमली उठा लिए, इन्वायरमेंट के या साइंस टेक के जो बन ही नहीं रहे हैं, तो समझ लो आप अपने नेगेटिव जोन में जा चुके हो। फिर आपका पैनिक मोड एक्टिवेट हो चुका है। तो इसको अवॉइड करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर अपने को शुरू करना है, और अपने नर्व्स को कंट्रोल में करना है। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा प्रेशर मैच होता है, तो क्या बोला जाता है कि जो भी अपने नर्व्स को कंट्रोल में करेगा वो व्यक्ति, वो टीम जीत जाएगी। तो आपको भी अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है। मतलब कोई हवा नहीं बनाना प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स नॉर्मल दिन होता है। प्रीलिम्स वाले दिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं होती हैं। बस चलती हैं, मेट्रो चलती हैं, लोग अपने काम पे जाते हैं, लोग घर में भी आराम कर रहे होते हैं, मतलब सब कुछ नॉर्मल होगा। तो वो आपको भी नॉर्मल रखना है। जब आप अपने उस दिन को नॉर्मल समझोगे, वो पेपर को नॉर्मल समझोगे, आप अपना अच्छा ही परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज़ के लिए मेहनत करी है 1 साल, ठीक है। वो सफिशिएंट होता है प्रीलिम्स को निकालने के लिए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो 1 आवर में आप सारे क्वेश्चन में गो थ्रू हो जाओगे, और जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, लास्ट में मार्किंग के लिए मत रखना, ठीक है। वहीं जैसे क्वेश्चन सोल्व हुआ उसी समय आपको मार्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपने पेपर में ये मार्क कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि डाउट आ रहा है, 50-50 पे आ गए हो, अगर आपने भी मार्क नहीं किया, उस पर ये गोला लगा दो कि मैं इसको मार्क करूंगा, क्योंकि ये तो करना ही है। अगर 50-50 पे आप आ गए हो तो करना है। इवन जीएस के पेपर में आप ये मान के चलो 60% का भी सिनारियो बन रहा, 40-60 का भी सिनारियो बन रहा, तो भी आप मार्क करोगे। 33 तक पे भी आप जा सकते हो अगर पेपर ईजी साइड में आ रहा है। और जो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे नहीं बन रहे उनको क्रॉस कर दो कि ये तो या तो मैं इसको छोड़ूंगा या लास्ट में देखूंगा। तो ये आपका सिक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। 1 आवर में सारे क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो करना है, और 100 क्वेश्चन को गो थ्रू करना है। फिर बाद के जो 30-40 मिनट्स हैं, वहाँ पे जो 50-50 वाले सिनारियो हैं या 33% वाले सिनारियो हैं, उनको करना है। और लास्ट में अगर आप बनता है क्रॉस क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं, जो नहीं बन रहे, एक बार देख लिया, रीड कर लिया, कि लॉजिक अप्लाई कर लिया, एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई कर लिया, अगर वो हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ रहे हैं सेफली। पेपर जैसे आ गया 5-10 मिनट बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर जब 1 आवर दोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर इजी साइड में है या मीडियम साइड में है या टफर साइड में है। अगर मान लो डिफिकल्ट साइड में है तो आप 60 to 70 के रेंज में अपने आप को स्ट्रिक करोगे, और अगर पेपर थोड़ा सा मीडियम रेंज में है तो 70 to 80 की ओर देखोगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपने 1 गो में 40 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, तो समझ लो पेपर इजी साइड में आ रहा है, तो आप 80 के बियॉन्ड जाओगे, 80-90 क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। अपने आपको रोकने की जरूरत नहीं है। अपने नॉलेज पर पूरा भरोसा रखने का समय आ गया है। आपने पढ़ा है तो अच्छा ही पढ़ा है, और आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनफ पढ़ रखा है। तो आपको अगर पेपर इजी लग रहा है तो अपने फुल पोटेंशियल पे उतरो। उसके बाद पेपर ये हो गया जीएस, और जब आपका सीसेट आता है, ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, ठीक है, कोई एस्पिरेंट से डिस्कस नहीं करना पेपर कैसा गया क्या नहीं गया। इवन आपके साथ में अगर पेरेंट्स वगैरह आते हैं, उनके साथ भी आपको नहीं डिस्कस करना है पेपर कैसा गया कहाँ गया, ठीक है। सिंपल आप जाओगे, लाइट लंच लोगे, ठीक है, और कोशिश करोगे 10-15 मिनट का नैप मिल जाए। 10-15 मिनट का नैप आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीसेट के लिए। आपका दिमाग जैसे आपको 15 मिनट का जो नैप मिलती है ना, वो बूस्ट हो जाता है, और फिर आप अच्छे से पेपर 2 को हैंडल कर पाओगे।
तो यहाँ पे 10-15 मिनट का नैप, चाहे वो मेट्रो हो, गार्डन हो, कहीं पे भी बेशर्म की तरह जहाँ पे जगह मिल रही है सो जाओ। अगर जगह नहीं मिल रही तो हेड डाउन करके सो जाओ। अगर नींद नहीं आ रही है तो ब्रीदिंग पे फोकस कर लो 15 मिनट, बट 15 मिनट बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लो। सिंपल है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीसेट की प्रैक्टिस करने लगते हैं, मत करो। जो आपने फॉर्मूलाज अपने दिखे होंगे ना, उन फॉर्मूलाज को बस रिवाइज कर लो। सिंपल इतना ही करना, उसके बियॉन्ड आपने को कुछ नहीं करना है। और सी सेट में जब आप जाते हो क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, स्माइल के साथ शुरुआत करोगे। स्माइल सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपने प्लेयर्स का। स्माइल मतलब कॉन्फिडेंट, कि बच्चा कॉन्फिडेंट है, वो निकाल रहा है, वो निकालने ही आया है। किसी और का निकले ना निकले, जो बच्चा स्माइल कर रहा है उसका ही निकल रहा है, ये मान के चलो, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई सीक्वेंस नहीं देखना, पहले क्वेश्चन से अपने को स्टार्ट करना है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्ट ऑफ लिविंग द क्वेश्चन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में मुझे छोड़ना है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपने टाइम एंड वर्क करके गए और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। अब आपने उसको ईगो पे ले रखा है, आप जब तक सोल्व नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपने क्या है, आपने 2-3 मिनट उसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको लग रहा है कि मेरे 2-3 मिनट इन्वेस्टेड है, ठीक है, मेरे को ये करना ही करना है। नहीं, मत छोड़ दो यार, ये 10 मिनट लग जाएंगे, और क्या पता वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, यूपीएससी उसको डिलीट कर दे, तो ये 10 मिनट भी चले गए, आपका पूरा चांस चला गया। और सीसेट को कोई भी अपना जो है लाइटली नहीं लेना चाहता। जिस तरीके से कट ऑफ नीचे गिर रहे हैं उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सीसेट है। तो सीसेट आपके ईगो पे नहीं आना चाहिए। सिंपल क्वांट का क्वेश्चन है, 3-4 मिनट सफिशिएंट है। अगर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो 2 से 3 मिनट सफिशिएंट है। अगर आरसी क्वेश्चन है तो 1 से 2 मिनट सफिशिएंट है। तो क्वेश्चन आ रहा है, करा, आगे बढ़े, नहीं आ रहा है, छोड़ दिया, आगे बढ़े। आगे बढ़ना है अपने को टाइमली। क्लियर है? तो ये हो गया अपना सी सेट का अपना अप्रोच। बट अपने को अभी से अपने दिमाग को शांत रखना है, कोई हवा नहीं बनाना है, कोई डी डे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्मल दिन है, नॉर्मल पेपर है, आप लोग आराम से कर लोगे। कैसे कर लोगे? आप टेंशन ही मत लो ना, आपके मन में जो फियर ऑफ फेलियर उसको हटा दो। कुछ नहीं होता है कि प्रीलिम्स फेल करने के बाद लोगों की दुनिया में कोई बड़ा चेंजेस नहीं आ रहा, सेम रहती है दुनिया सबकी। इवन लोग अच्छा करते हैं। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हो तो आपको थोड़ा सा डर लगता है फिल्म का, ठीक है, बट जो लोग पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स फेल कर रहे होते हैं ना, तो कई बार उनके साथ में ये होता है कि वो बार बार अपना प्रीलिम्स क्लियर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस अटेम्प्ट में अपना जो डर है वो खत्म कर लिया है। जो फियर ऑफ अननोन होता है वो हमने फेस कर लिया है। और जो प्रीलिम्स का जो हवा है वो शुरू के सिर्फ 10 मिनट तक का ही होता है, 10 मिनट बाद नॉर्मल हो जाती चीजें। और आप थोड़ा सा अगर अपने आप को चीयर अप रखोगे, इमेजिन करो कि आपका निकल गया, प्लेन से निकाल दिया आपने। आप हमेशा क्या होता है, हम लोग नेगेटिव ज्यादा सोचने लगते हैं, नहीं हुआ तो ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, आप ये सोचो हो गया तो क्या क्या होगा। जब आपका हो जाएगा ना, तो जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ते हो वहां पे आपको एक अलग ही इज्जत मिल रही होगी, आप राजा वाली फील ले रहे होंगे। बच्चे आपके आसपास आ रहे हैं, सर आपने कैसे पढ़ा, मैडम आपने क्या पढ़ा था मुझे बता दो। तो आप वो सोचो, अपने आप को अच्छा फील कराओ कि हाँ यार मेरा वो टाइम आने वाला है, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। घर में बिल्कुल रिलैक्स काम, बिल्कुल अपने घर में पेरेंट्स से बात करो, पापा से बात करो, पापा क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है बुआ अच्छी है, मौसी में ही कुछ गड़बड़ है। मम्मी के पास जाओ, मम्मी को बोलो मम्मी मौसी सबसे अच्छी है, बुआ में दिक्कत है। मतलब कुछ भी बात करो, एग्जाम से रिलेटेड कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बात, नॉर्मल चिल, हंसना, ठीक है, स्माइल करना। और कल के लिए हमको पता है कि हमारा एग्जाम अच्छा जा रहा है। दुनिया भर की पढ़ाई हम नहीं करी है, हम ही निकाल रहे हैं पेपर, किसी और का निकले ना निकले, हम तो निकाल रहे हैं। वो फीलिंग लेके आ जाओ, तो डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। रिलैक्स रखो अपने आप को, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट कल के लिए, और कोई फियर ऑफ फेलियर नहीं रखना है। आपका एग्जाम निकल रहा है और अच्छे मार्जिन से निकल रहा है, ठीक है। और मेंस का हम लोग बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट। अब शुरू करते हैं हम आज के आर्टिकल। तो आज का हमारा पहला जो आर्टिकल है वो मेडिकल ऑक्सीजन से रिलेटेड है। अब ये आपको पेपर 2 में भी आ सकता है और जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है। जो भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हैं वहां पर आप इसको रख सकते हैं। और ये जो आर्टिकल लिखा है वो साइमा वजीद ने लिखा है, और ऑथर ने ये बताने की कोशिश करी है कि हम लोग अपने गलतियों से सबक नहीं लेते हैं, हम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीख रहे हैं। हमने इतिहास में क्या देखा था, 2020 का जब कोविड आया था, 2021 का जब कोविड आया था, तो सबसे ज्यादा जो क्राइसिस क्या देखी गई थी, वो ऑक्सीजन की देखी गई थी। मेडिकल ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रहा था, लोग दर दर भटक रहे थे। कोई अपने आपने देखा होगा कि कई सारे वीडियोस फ्लोट कर रहे थे कि ऑटो में अपने मेडिकल सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं, मांग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा था, पूरा केओस आ चुका था। और हम उस हादसे से हमने सबक ही नहीं लिया। हमको पता है कि डिजीज एक्स जो है वो कभी भी आ सकती है। डिजीज एक्स यानी एक जो आपकी नेक्स्ट पेंडेमिक होती है वो डिजीज एक्स की तरह होती है, कि वो कभी भी आ सकती है। और जब भी कोई भी डिजीज आती है तो आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, वो मेडिकल ऑक्सीजन की होती है। क्योंकि हम लोग आज जिंदा हैं तो अपने ऑक्सीजन पे जिंदा हैं, बिना ऑक्सीजन के हमारा सर्वाइवल हो नहीं सकता। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आइडिया आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये जो मेडिकल ऑक्सीजन है और हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है नेचुरल ऑक्सीजन। तो बेसिकली आप जो ऑक्सीजन लेते हो उसमें 21% का कॉन्सेंट्रेशन होता है,
फिर थोड़ा सा नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपका CO2 वगैरह होता है, ठीक है। बट ये जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इसमें आपका ये मान के चलो 93 to 99% आपका प्योर ऑक्सीजन होता है। इसी वजह से इसे मेडिकल ऑक्सीजन बोला जाता है। जब आपकी बॉडी किसी डिजीज से फाइट कर रही होती है, आपके ऑर्गन्स जो हैं उनको प्योर फॉर्म का ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि वो इफिशिएंटली अपना वर्क जो है वो परफॉर्म कर सके, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। तो मेडिकल ऑक्सीजन मतलब प्योर ऑक्सीजन, जिसमें 93 to 99% का कॉन्सेंट्रेशन होता है O2 का। बट जो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन होता है, जो हम लेते हैं नेचुरल वाले, उसमें 21% का कॉन्सेंट्रेशन होता है O2 का। बाकी का आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2 वगैरह होता है। क्लियर है? तो ये आर्टिकल बता क्या रहा है? ये आर्टिकल ये बता रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी लाइफ सेविंग एसेंशियल मेडिसिन है। क्योंकि WHO में भी क्या बोल रखा है कि ये जो मेडिकल ऑक्सीजन है ये एक टाइप की एसेंशियल मेडिसिन है, और जिसकी कमी आपको देखने को मिल रही है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में कौन सी कंट्री आ रही है? इंडिया आ रही है। और 78% का शॉर्टेज जो है वो साउथ एशिया में देखा जा रहा है। देखो, जब भी कोई डिजीज होगी, कोई भी क्राइसिस आएगा, पेंडेमिक आएगा, आपको जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी नीड होगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जब हमको प्यास लगती है तभी हम लोग कुआं खोदने लगते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि सिचुएशन खराब हो सकती है, तो हम लोग अभी से प्रिपेयर्ड क्यों नहीं हो रहे हैं? तो जो लांसेट की एक रिपोर्ट आई थी उसने ये बताया था कि आज 5 बिलियन से ज़्यादा लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की नीड है, जो शॉर्टफॉल है। 5 बिलियन लोग जो हैं उनको मेडिकल ऑक्सीजन का एक्सेस नहीं है, और ये उनके हेल्थ केयर सिस्टम पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। और ये जो गैप है, ये सबसे ज़्यादा गैप कहाँ देखने को मिल रहा है? साउथ एशिया में। कितना? 78%। फिर आपका ईस्ट एशिया पैसिफिक में 74%। मतलब जितनी डिमांड है और आपकी जो सप्लाई है उसमें जो गैप आ रहा है वो इतना है, 78% है साउथ एशिया में, जहां पर इंडिया भी है। टोटल 5 बिलियन लोग हैं जिनको ये मेडिकल ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस आर्टिकल में डिस्कस ये किया गया है कि रीजन क्या है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तो सबसे पहला कारण ये बताया गया है कि यहाँ पे इक्विपमेंट शॉर्टेज देखी जा रही है। इक्विपमेंट शॉर्टेज मतलब हमारे 54% हॉस्पिटल्स में आपका पल्स ऑक्सीमीटर ही नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर वो डिवाइस होता है जिससे ये पता चलता है कि अभी आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कम है, ज्यादा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं होगा 58% हॉस्पिटल में, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कितनी आपको ऑक्सीजन की डिमांड होने वाली है, आपको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होने वाली है। जब हमें ये नहीं पता होगा कि किस हॉस्पिटल में या किस एरिया में कितनी जरूरत है, तो हम सप्लाई करेंगे कैसे? तो ये तो हमारे हॉस्पिटल की सिचुएशन है आज कि 58% में बेसिक्स इक्विपमेंट जो है पल्स ऑक्सीमीटर वही नहीं है, और सिर्फ 58% हॉस्पिटल में आपकी मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, सिर्फ 58% हॉस्पिटल्स में। तो ये बताता है कि हमारी सिचुएशन कितनी खराब होती जा रही है। जबकि कोविड के बाद में जो 2022 की जो WHO की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती जा रही है, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हर कंट्री को एडवाइस दी जाती है कि आप कुछ कदम लेंगे, और किसी ने वो कदम को इम्प्लीमेंट नहीं किए। और आज हमारा सिचुएशन देखो, सिर्फ 58% हॉस्पिटल्स में आपका मेडिकल ऑक्सीजन है। तो मतलब हम लोग सीख नहीं रहे हैं अपने क्राइसिस से, अपने इतिहास में जो हमने गलतियां करी उससे हमने सीख नहीं ली। अब ये सीख क्यों नहीं ली हमने? क्योंकि कारण हमने देख लिया, इक्विपमेंट शॉर्टेज है। तो ये शॉर्टेज क्यों हो रही है? क्योंकि फंड नहीं है हमारे पास में। अगर आप देखोगे आर्टिकल के हिसाब से तो टोटल $6.8 बिलियन की रिक्वायरमेंट है अगर आपको मेडिकल ऑक्सीजन सबको सप्लाई करनी है क्वालिटी के साथ में। और अगर साउथ एशिया में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी $2.6 बिलियन की नीड है अगर आप ये मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करना चाहते हो। अब कोई भी यहाँ पर इतना खर्चा करना नहीं चाह रहा। इसके अलावा अगला जो चैलेंज है वो है आपकी स्किल्ड वर्कफोर्स का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको बनाना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। क्योंकि जब आप हवा को -180 डिग्री सेल्सियस पर रखते हो, ठीक है, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको इम्प्योरिटीज हटानी होती है, ठीक है, क्रायोजेनिक टैंक्स में, सिलेंडर में इसको स्टोर रखना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको स्किल्ड मैन फोर्स की जरूरत है, और ये स्किल्ड मैन फोर्स की कमी देखने को मिल रही है इंडिया में, साउथ एशिया में। तो ये कारण है कि हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन जो है अभी भी ना इनफ क्वालिटी में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ना सप्लाई कर पा रहे हैं, ना जो प्लांट होते हैं ना उनको रिपेयर कर पा रहे हैं। तो वो एक इशू आ रहा है इंडिया में और साउथ एशिया में। अब एडिटोरियल है तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। सॉल्यूशन में इनका सबसे पहले जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम हॉस्पिटल के लेवल पे ही जो हर हॉस्पिटल में आपका जो डिसेंट्रलाइज प्लांट है वो बनाना चाहिए। कि आपके हॉस्पिटल में ही आपकी मेडिकल ऑक्सीजन बन रही है तो आपके पास में 24/7 जो है वो सप्लाई शुरू हो जाएगी। और इसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना चाहिए, यानी हम लोग इंपोर्ट ना करके हमारे देश में ही जितना ज़्यादा हो सके प्लांट बनाएं और इसको प्रोड्यूस करें।
क्योंकि कई कंट्रीज ने ये करके दिखाया है, चाइना ने करके दिखाया है। चाइना ने मेडिकल ऑक्सीजन की एम्बुलेंस तक बना दी है, मतलब वो चलती गाड़ी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इस लेवल का उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लिया है। तो हमें भी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा और बूस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो मेडिकल ऑक्सीजन बनाने में दिक्कत क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी की। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आपको सोलर पावर की तरफ चलना चाहिए ना। आपने देखा होगा आज इथियोपिया, ठीक है, आज केन्या, नाइजीरिया में आप देखोगे कि सोलर पावर का यूज करते हुए वो लोग जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बना रहे हैं। तो जब अफ्रीकन कंट्रीज ये कर सकती हैं तो इंडिया में ये चीज क्यों नहीं हो सकती। सोलर पावर से क्या होगा कि दिन में जब आपकी लाइट रहेगी, सनलाइट रहेगी, तो आप आराम से ऑक्सीजन प्लांट को रन कर सकते हो, और उसका जो एक्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसको आप बैटरी में स्टोरेज कीजिए, ताकि नाइट में वो प्लांट जो है उसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सटर्नल एनर्जी की डिपेंडेंस थी वो कम हो जाएगी, और आपकी जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी, तो वो इजीली काम कर सकती हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई में आप डिले नहीं कर सकते हो। जब किसी पेशेंट की हालत खराब होती है तो आपको उसी समय आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। हमारा कोविड में ऐसा नहीं था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, हमारे पास ऑक्सीजन थी, बट हम उसको ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट ज़्यादा आ रहा था। हमारी जो इतनी सोलर जो हमारी ऑक्सीजन बनती है वो 70% देखोगे आप ईस्ट इंडिया में बनती है, और नीड आपको मिल रही थी आपको वेस्ट इंडिया तरफ। तो ये सप्लाई हम लोग कर ही नहीं पा रहे थे। आपने देखा होगा कि जो पटना में, जो बिहार में अपने राहुल सिंह नाम के राहुल कुमार हैं, ठीक है, वो उन आईएएस ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने बहुत अपना दिमाग यूज करते हुए सप्लाई को बिल्कुल बूस्ट कर दिया था, स्ट्रीमलाइन कर दिया था कि हाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है यहाँ पे भेजो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से कम कर लो। तो बहुत इफिशिएंटली उन्होंने इस काम को करके दिखाया था। तो आपको भी अपना ब्यूरोक्रेटिक माइंड यूज करते हुए ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा। आपको देखना होगा प्रॉब्लम आ कर रही है, हम बना तो रहे हैं, हम सप्लाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका पूरा फोकस सप्लाई पे ज्यादा होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो, डुएबल है इंडिया के लिए भी। इसके बाद जो राइटर है वो ये बोलती हैं कि हमें क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन की तरफ चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है डब्ल्यूएचओ ने नेपाल को सपोर्ट दिया है, ठीक है, नेपाल भूटान को सपोर्ट दिया है। भूटान में कई ज़्यादा प्लांट जो हैं वो डब्ल्यूएचओ की मदद से लगाए गए हैं। तो ये सब अगर भूटान में हो सकता है तो हम इन कंट्री के साथ में कॉपरेट करके इंडिया में भी एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट प्लांट मैकेनिज्म जो है वो सेटअप कर सकते हैं। नेपाल में नेशनल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है डब्ल्यूएचओ की मदद से। यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कफोर्स को ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे प्लांट ऑपरेट करना है, रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, आपको सिर्फ कोलैबोरेट करना है। गिवन है सिचुएशन, लोग पहले ही हैंडल कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ सीखना है, उनके साथ में कोलैबोरेट करना है, कोऑपरेट करना है। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि जो भी आपका पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, ठीक है, और भी दूसरे डोनर हैं, ठीक है, उनको फिर से मोबिलाइज करके आपको देखना है कि हम अभी कितना और प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा जो गैप है उसको और कितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की बात कर रही हैं। और आपको इनोवेशन लाना पड़ेगा। आप ये कोशिश करो डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑक्सीजन सप्लाई के मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसमें आपका जो पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो सप्लाई करो, ताकि अगर मरीज को घर में हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे ऑक्सीजन तो हम वो कर दें। कम्युनिटी लेवल पे ऑक्सीजन हब्स बना सकें, ताकि अगर रूरल एरियाज में किसी को जरूरत पड़े तो हम वहाँ प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, डिजिटल मॉनिटरिंग करो कि कहाँ पे नीड ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एपिडेमिक आ रहा है या कोई बीमारी आ रही है जिसमें ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा आ रही है, या फिर पावर फेलियर जैसा कुछ दिख रहा है, तो आप इजीली आप ट्रैक कर सकते हो और वहाँ पर टाइमली आप ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा सकते हो। तो यही सारे जो सॉल्यूशंस हैं आर्टिकल में दिए गए हैं, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखना कि यहाँ पर बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने की। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करते हैं। 70% जो ऑक्सीजन है हम लोग इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाते हैं, बट हमको प्राइवेट सेक्टर को अगर आप इंगेज कर लोगे तो ये जो मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जा रही है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो आप मेडिकल यूज़ के लिए। बस थोड़ी सी इंप्योरिटीज वगैरह हटानी है, थोड़े से उसको सर्टिफाइड करना होता है। तो यहाँ पर आप प्राइवेट सेक्टर के साथ में इंगेज रहिए, जैसा जर्मनी करती है। जर्मनी में पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन जो है बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहा है कि जैसे नीड आती है फटाफट इस प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करके इनके जो ऑक्सीजन है वो मेडिकल यूज में ले ली जाती है। तो हमें यहाँ पर एक अपना एक रोल जो है सरकार को प्ले करना चाहिए, फैसिलिटेटर वाला। क्लियर है? क्योंकि लांसेट की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि ये कोई सिंपल हेल्थ इशू नहीं है। ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन आपको एक इक्विटी और एक ह्यूमन राइट का आपको समझना चाहिए कि डायमेंशन है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना उनको जब भी जरूरत पड़ती है वो इजीली मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई ले लेते हैं, बट जो गरीब तबका होता है उनको दिक्कत आती होती है। तो यहाँ पर हम लोग इक्विटी और ह्यूमन राइट का भी एक प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है जिसको सबको मिलना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के या अमीरी गरीब के, सबको मेडिकल ऑक्सीजन टाइमली मिलना चाहिए। तो ये इस पूरे आर्टिकल का सार था, ठीक है। तो आपको बस इन्हीं पॉइंटर का ध्यान रखना है और मेंस में पूछते हैं तो आपको ये लिखना है, ठीक है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर।
हमारा अगला आर्टिकल नक्सलिज्म को लेकर है। ये पेपर 3 में साफ साफ मेंशन है, ठीक है, और यूपीएससी मेंस में आपको नक्सलिज्म के ऊपर क्वेश्चन इस साल जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूज में अभी हुए क्यों, क्योंकि इनका जो टॉप लीडर था बसव राजू, उसकी हमने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने हत्या कर दी है, उसको इनकाउंटर मार गिराया है। अब इसके सिग्निफिकेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वो जो बसव राजू था उसके ऊपर 2 करोड़ का इनाम था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा 2010 में जब 76 हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया गया था इनके द्वारा, तो इसका जो चीफ कल्प्रिट था वो था बसव राजू। इसी ने पूरा प्लानिंग करी थी। और जो भी मिलिट्री जो पैरामिलिट्री फोर्सेस पे जो अटैक होते हैं छत्तीसगढ़ में या रेड कॉरिडोर में, ठीक है, वहां पर यह देखा गया है कि जो बसव राजू है ये काफी एक इंपॉर्टेंट फिगर है। ये पूरी प्लानिंग में एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होता था। ये आर्म्स जो है बाहर से इंपोर्ट करता था, ठीक है, कहीं ना कहीं से पैसे जो है वो फंड रेस कर लेता था, और जो पूरी जो किलिंग होती थी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो इसी के कहने पे और इसी के प्लानिंग पे एग्जीक्यूट होती थी। तो इसका मारा जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और जैसे ही मर गया तो ये एक टाइप का जो लीडरशिप गैप है वो क्रिएट करेगा, क्योंकि बनने को कोई भी बन सकता है अगला लीडर, बट जो कैपेबिलिटी इस पर्सन के पास में थी, जो इसको नो हाउ पता था कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से आईडी लास्ट यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, कहाँ से हमको फंड लेके आना, तो सारी चीजें इसको पता थी। अगर जब यही नहीं रहेगा तो ये जो पूरा जो लीडरशिप है, माओइस्ट लीडरशिप बचा है, ये अपने आप ही डिमोरलाइज हो जाएगा। तो आर्टिकल में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि कैसे माओइज्म जो है, नक्सलिज्म जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। बट एक क्वेश्चन ये भी रेस कर रहा है कि क्या हमें एनिहिलेशन वाली स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर माओइस्ट जो हैं उनका जो मास कैडर जो है वो रिजाइन कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, ठीक है, तो हमें इनके रिहेबिलिटेशन पे और डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, ना कि इनके एनिहिलेशन पे। क्योंकि अगर आप इनका एनिहिलेशन करोगे तो और ज्यादा रिसेंटमेंट लोगों में आएगा, ट्राइबल लोगों में और ऐसा लगेगा कि उनके लोगों को मार रही है भारत सरकार, तो ये तो हमारा माओइज्म को हम लोग और सपोर्ट कर देंगे ऐसे में। तो इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि ऐसा नहीं है। जो लोकल कैडर होता है ना वो तो मान जाता है बात कि ठीक है यार, हमको बहुत थक गए, हम लड़ लड़ के बहुत सालों से लड़ रहे हैं, अब बस हमको डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है उनमें पार्टिसिपेट करना है। बट जो टॉप लीडरशिप होती है ना वो नहीं मानती, क्योंकि आप ये मानो ये जो पूरा सीपीआई का जो सीपीआई एम है, माओइज्म है, ठीक है, ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, बट फिर भी अगर आप देखोगे ना इन्होंने 1500 करोड़ के आसपास तक का फंड जो है वो इकट्ठा कर रखा है, तो काफी बड़े लेवल पे ये इनका इकोनॉमिक सर्वाइव करते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए जो टॉप लीडरशिप है ना वो डेवलपमेंट के लिए राजी नहीं होती, वो पीस टॉक के लिए राजी नहीं होती, ठीक है, वो दिखावे के लिए पीस टॉक के लिए एग्री करते हैं, बट जहां मौका मिलता है वो अटैक भी कर देते हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने बोला है, एक टारगेट लिया है अमित शाह ने, उन्होंने ये बोला है कि 31 मार्च 2026 तक हम माओइज्म को एंड कर देंगे, नक्सलिज्म को भारत से एंड कर देंगे। हम ऑलरेडी 2 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, चाइना से हमको थ्रेट हो रहा है, तो हम अपने देश के अंदर इस टाइप का मूवमेंट जो है अब और सर्वाइव नहीं कर सकते। हम एटलीस्ट हमारे देश में यूनिटी चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, ताकि बाहर हम लोग शांति से लड़ सकें, ठीक है। तो अब इस आर्टिकल में बात क्या हुई है, तो इस आर्टिकल में यही बताया गया कि जो बसव राजू है इसकी किलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉप लीडर मारा गया है। लास्ट टाइम जब टॉप लीडर मरा था वो 2010 में मरा था, और अब जाके ये जो टॉप लीडरशिप है उसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे हमेशा नक्सलिज्म के बारे में ही पूछा जाएगा। तो देखो हुआ क्या था, हुआ था हमारे देश में नक्सलिज्म की जो शुरुआत थी वो मानी जाती है 1967 में, जब जो जमींदार होते थे और जो लेबर्स होते थे जो जमीन पे काम करते थे, ठीक है, उनके बीच में एक रिसेंटमेंट देखा गया। जो लैंड रिफॉर्म थे ना, लैंड रिफॉर्म में हमने क्या देखा था कि हमें जमींदार एबोलिशन करनी थी, जमींदारी सिस्टम को एबोलिशन करना था, ताकि जो लैंड है वो लेबर्स को जो एक्चुअल में जो हल जोत रहे हैं उनको मिलना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं, लैंड रिफॉर्म का पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ, और लोगों में जो लेबर्स हैं इनमें एक टाइप का गुस्सा देखा गया कि यार हमको जो चाहिए था वो आपने दिया नहीं, हम एक्सप्लॉयटेशन होते रहे। फिर क्या हुआ, कुछ लीडर ने इन्हीं लेबर्स के एक्सप्लॉयटेशन को मिसयूज किया, इनके गुस्से को चैनलाइज किया, और क्या शुरू हुआ, नक्सलबारी में एक इंसिडेंट हो गया। नक्सलबारी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे जमींदार को किल कर दिया गया, और वहां से फिर यह माना गया कि नक्सलिज्म हमारे देश में शुरुआत होती है 1967 में। नक्सलबारी गांव से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसे नक्सलिज्म बोला गया। इसको माओइज्म भी बोला गया, क्यों, क्योंकि नक्सलिज्म की जो सोच थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो माओ पे बेस्ड थी, माओ की आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी। क्योंकि जब चाइना में 1949 में कल्चरल रिवॉल्यूशन आया तो माओ ने उसको लीड किया था, और वहां की जो सरकार थी उसको टॉपल करके अपनी सरकार बना ली। तो यहाँ पे यही सोच इनकी थी, नक्सलिज्म की थी, कि भाई ये जो सरकार है ये हमका दमन, हमारा दमन करती है, इसको उखाड़ फेंको, चाहे उसके लिए हमें आर्म स्ट्रगल ही क्यों ना करना पड़े।
क्योंकि लोगों में गुस्सा था, लोगों को इन्होंने बोला है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, और तुम्हारे साथ गलत कौन कर रहा है, ये भारत सरकार गलत कर रही है, तो हमें इस सरकार को ही नहीं मानना है। तो इन्होंने आर्म्स स्ट्रगल की शुरुआत कर दी। देखते ही देखते इन्होंने बहुत सारे आर्म्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए, चाइना से कहीं से भी इनके आने लगे, सप्लाई होने लगी। ठीक है, इन्होंने रेंसम लेना शुरू करा, एक्सटॉर्शन करना शुरू करा, मिनरल्स की माइनिंग शुरू कर दी, इलीगल माइनिंग, और करोड़ों का जो है इन्होंने फंड जो है इकट्ठा कर लिया। फिर कुछ जो आपके कुछ लीडर्स थे, कानू सान्याल, ये 3-4 लोगों के साथ में चाइना भी गए, जहाँ पे इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग लेके आए। ठीक है, इसी कारण से इनका जो CPI-M जो फैक्शन था, माओइज्म वाला जो फैक्शन था, उसको फिर भारत सरकार ने बैन किया। तो भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स था, वो दिक्कत ये था, शुरुआत में हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं था, हमने इसको एक लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू मान लिया। उससे हुआ क्या कि हम इसके मैटर की सेंसिटिविटी को, ग्रेविटी को समझ नहीं पाए। तो ये जो लोकल इशू फैलता गया, और कहाँ फैला, रेड कॉरिडोर में फैलता गया। ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से, वो छत्तीसगढ़ में आ गया, झारखंड में आ गया, बिहार में आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, आपके तेलंगाना में आ गया, MP में आ गया। तो यहाँ पर वो फैलता गया, फैलता गया। और ये लोग कहाँ पे, जंगल में क्या करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, चुपके से लैंड माइनिंग बिछा दी, सिक्योरिटी पर्सनल को मार दिया, और क्या नाम लिया, सोशल जस्टिस, कि तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है, तुम्हारे खेतों का यूज हो रहा है, तुम्हारे जंगलों का यूज हो रहा है, और तुमको गरीब रखा जा रहा है, तुमको कोई पूछ नहीं रहा है, सरकार तुम पे दमन कर रही है। तो इस टाइप से जो बातें हैं, आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट किया गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, और ये रेड कॉरिडोर जो है स्टेट में नक्सलिज्म फैलता गया। मतलब जब ये पीक पे था अपने, तो 200 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पर ये नक्सलिज्म का इन्फ्लुएंस जो है वो देखा गया। फिर फाइनली 2006 में जो मनमोहन सरकार थे, उनने ये बोला कि ये बहुत बड़ा इशू है, अगर हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा अगर कोई थ्रेट है तो वो ये ही नक्सलिज्म है। और फिर हमने 2 तरीके के अपने अप्रोच अपनाए। पहला है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, यानी जो लोग ये लोग रिक्रूट कर रहे थे, गांव वालों को, जो मासूम ट्राइबल लोगों को, उनको हमें उस आइडियोलॉजी से अलग करना था। तो इसके लिए हमें डेवलपमेंट प्रोवाइड करना था, उनको स्कूल, हॉस्पिटल प्रोवाइड करने थे, जॉब्स प्रोवाइड करनी थी, और दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करना था कि तुम जाओ किलिंग करो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा था कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर स्टेट और सेंटर के बीच में जो सिनर्जी थी वो देखने को नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से काम हुई नहीं। फिर ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चलाया गया। ठीक है, और जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने क्या चलाया, अपना समाधान लेके आए, समाधान। तो ये भी अप्रोच जो है माओइज्म को खत्म करने के लिए लॉन्च की गई। आइडिया इसमें भी सिंपल था कि डेवलपमेंट रखना है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको पूरी तरीके से इनेबल करना है, एम्पावर करना है कि अब तुम जाओ और ख़त्म करो। और इसी के लेटेस्ट में हमारा जो है नया, जो लास्ट मंथ है, हमने नया ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने क्या करा, जो कैंप थे, सिक्योरिटी कैंप थे, उसको बढ़ाया हमने। जंगल में जहां जहां जा सकते थे, इंडोर कर करके हमने कैंप लगाना शुरू करे। इससे कैंप में होता क्या था कि एक तो उनका एरिया और मूवमेंट हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दूसरा ये जो कैंप थे, इससे लोगों को हमने क्या दिया, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक टूल बनाया कि भाई आपको हॉस्पिटल की जरूरत है, हम आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देंगे। मतलब ये जो कैंप थे, ये टाइप से भारत सरकार का प्रेजेंस वहां पे शो कर रहे थे कि आपको टावर लगा दिए, कम्युनिकेशन टावर, ठीक है, आप मोबाइल टावर लग गए, रोड बना दिए, ठीक है, आपके हॉस्पिटल, स्कूल का भी जो इम्प्लीमेंटेशन था वो इस सिक्योरिटी कैंप के जरिए हम लोग इंश्योर करा पा रहे थे। तो ये एक टाइप के हमारे फॉरवर्ड बेस की तरह भी काम कर रहे थे, क्योंकि उनका मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने। तो ये बेचारे थोड़े घबरा गए। और दूसरा हमने यूज किया इसमें टेक्नोलॉजी, भर भर के हमने क्या यूज करा, इसमें ड्रोन्स यूज करें, तो उनके एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल गई। ठीक है, और लगातार हमने इतना उन पर अटैक किया कि वो डिमोरलाइज हो गए। तो हमने देखा कि 2025 तक हमने काफी ज्यादा जो सरेंडर है वो देखा, मतलब डबल सरेंडर हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो भी खत्म हो गए। तेलंगाना में न्यू रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रहे। सिर्फ छत्तीसगढ़ में अगर देखोगे ना, कुछ 12 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं जहां पर आपको नक्सलिज्म अब देखने को मिल रहा है। तो नक्सलिज्म पूरी तरीके से अब अपने डाउन फेज में है, डिक्लाइन फेज में है। तो क्या अप्रोच रखा हमने, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रखी, ऑपरेशन ब्लैक कोबरा के, ब्लैक फॉरेस्ट के तहत। ठीक है, सेंटर स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन था उसको हमने इंश्योर किया। ठीक है, और तीसरा हमने पूरी पावर दी, मतलब स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक किया। मतलब पैरामिलिट्री जो स्टेट के पुलिस है, सबको एक साथ लेके आए, सेम पेज पे लेके आए, और बिल्कुल पूरी तरीके से फुल फोर्स के साथ में अटैक करना है, कोई इफ एंड बट्स नहीं। आपने देखा होगा 3 महीने पहले भी कुछ 31 माओइस्ट को मार दिया था,
और अभी भी 27 माओइस्ट कैडर को ख़त्म कर दिया। तो अब भारत सरकार किसी भी रिलैक्स होने के मूड में नहीं है। ख़त्म करना है मतलब ख़त्म करना है। तो ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, अप्रोच हैं, ये आपको मेंस में लिखना है। और ये पूरी कहानी थी नक्सलिज्म की। क्लियर है? ये डेवलपमेंट में आप देखो कि हमने राइट टू फॉरेस्ट उनको प्रोवाइड किया, रोड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनवाए। जो पैसा है थे कि ताकि पंचायत डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, हम उनको वो प्रोवाइड करें। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करें पंचायत के जरिए। तो पैसा एक्ट हमने इन्वॉल्व किया, इंप्लीमेंट किया। तो ये था हमारा पूरा नक्सलिज्म को लेकर आर्टिकल। अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है। ठीक है, अब ऐसा हो गया है कि कुछ हो ना हो, ट्रम्प से रिलेटेड न्यूज़ जो हैं वो आएंगे ही आएंगी। जैसे सूरज आपका उगता है, ठीक है, हम 2 टाइम खाना खाते हैं, उनमें से अब एक चीज़ और है कि ट्रम्प से रिलेटेड न्यूज़ आज आनी ही आनी है। और जब तक ट्रम्प रहेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंसी में तो एब्सोल्यूट सिनेमा आपको देखने को मिलेगा। अब नया कांड लेके आए हैं वो उन्होंने क्या करा है, हार्वर्ड पे अटैक किया है। हार्वर्ड वो यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका के वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वेल्दिएस्ट यूनिवर्सिटी है। हम जो फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, हम जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं, ये सब हार्वर्ड के देन है। बट ट्रम्प चाचा को लगता है कि ये जो हार्वर्ड है ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ये अपने कॉलेज के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है। तो ये इसका एलिगेशन है। तो इसने अपने जो होमलैंड डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ठीक है, उसको बोला है कि ये जो हार्वर्ड का जो सर्टिफिकेट था, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, SEVP, इसका जो सर्टिफिकेशन है ये रद्द कर दो। तो क्या होता है, जब फॉरेन कोई स्टूडेंट आता है हार्वर्ड में तो वो इसी प्रोग्राम के तहत अपना जो है वीज़ा जो है वो सिक्योर करता है। तो जब हार्वर्ड का ये जो सर्टिफिकेशन है ये अगर कैंसिल कर देंगे तो कोई फॉरेन का स्टूडेंट जो होगा वो यहाँ पर एडमिशन ले ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, देखो ट्रम्प का ऐसा मानना है कि ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में, हार्वर्ड है, ठीक है, येल है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आजकल जब गाज़ा पे अटैक कर रहा है ना इजराइल, तो वो बोल रहा है कि सडनली इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं यहाँ के बच्चों के। मतलब सडनली यहाँ पे ऐसे कौन से बच्चे आ गए हैं जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन को, इतना सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के उनके कॉज को। तो बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा था अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को। और दूसरा उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आजकल काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में देखा जा रहा है कि सडनली तुमको चाइनीज़ स्कॉलर अच्छे लगने लग रहे हैं, तुमको चाइना का फंड ज़्यादा आने लग गया है। ऐसा भी क्या कारण हो गया है? बदले में चाइना अमेरिका को क्या लगा, ट्रम्प को क्या लग रहा है कि ये एक धोखा है, सिर्फ क्योंकि हमारे जो इनोवेशंस हैं, ठीक है, हमारे जो रिसर्च है, पेटेंट है, वो चाइना चुरा रहा है इन यूनिवर्सिटी पे अपना कंट्रोल जमा के। तो ट्रम्प ने बोला कि काम करो, तुम्हारे जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स आए हैं उनका मुझे रिकॉर्ड दो लाके, ठीक है, जो जो इन्होंने प्रोटेस्ट करे हैं, ठीक है, उनका मुझे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लाके दो, वीडियो वगैरह लाके दो, ठीक है, अदरवाइज तुम ये जो है फॉरेन स्टूडेंट्स को तुम ले नहीं पाओगे। तो ये जो टसल है अमेरिकन प्रेसिडेंट की और अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बीच में शुरू बहुत पहले ही हो चुकी थी। और रिसेंटली ट्रम्प ने बोला कि भाई ठीक है हार्वर्ड तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, ये लो तुम्हारा जो ACVP प्रोग्राम था उसको मैं रद्द करता हूँ सर्टिफिकेट, अब तुम ले ही नहीं पाओगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्योंकि ये जो हार्वर्ड है यहाँ पे 6800 जो हैं, 6800 बच्चे जो हैं वो फॉरेन स्टूडेंट हैं, जिसमें से 750 के बियॉन्ड जो हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं। और ये जो 6800 हैं ये बेसिकली आप देखोगे हार्वर्ड की टोटल एडमिशन का 27% है। मतलब हार्वर्ड का बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो फॉरेन स्टूडेंट से आता है। अब हमारे लिए कंसर्न की बात है कि हमारे भी 750 बच्चे फंसे हुए हैं। तो इनका दिक्कत ये आ रहा है कि अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है, विद इन वीक जो एग्ज़ाम होने वाली है इनकी, तो उनको तो अलाउड कर दिया गया कि जो भाई अपने फाइनल सेम में है वो अपना एग्ज़ाम पूरा कर लें। बट जो मिड सेम है उनको बोला गया है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर आप चले जाओ, हार्वर्ड तो कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये अभी का फिलहाल का स्टेटस क्वो है, क्योंकि अगर इनको दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिला तो इनको डिपोर्टेशन का जो खतरा है वो मंडराने लग जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल बताता है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये दरअसल आपका जो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी और ये जो ऑथोरिटेरियन रिजीम है उसका बेसिकली लड़ाई है। जब भी ऑथोरिटेरियनिज्म को, डेमोक्रेसी को क्रश करना होता है, अपने दुश्मन को मार गिराना होता है, तो वो ऐसे ही झूठे एलिगेशन लगाना शुरू करता है। हमने देखा कि जब नाजी जर्मनी, जब हिटलर आया था जर्मनी में, तो उसने क्या करा था, सबसे पहले उनकी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था। सेम हमने देखा था रशिया में,
जब वहाँ पे डिक्टेटरशिप आई थी, उसने भी अपने यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था। तो ट्रंप भी बेसिकली वही कर रहे हैं कि जहाँ पे उनको लग रहा है कि इनको अगर चैलेंज मिल रहा है, इनको अगर अपने रोल पे कोई थ्रेट दिखता है, तो वो यही यूनिवर्सिटी दिखती है। तो इन यूनिवर्सिटी पे पहले झूठे एलिगेशन लगाओ ताकि आपके जो अपने जो वोटर हैं वो खुश हो जाएं। ये वोटर को लगता है कि जो हार्वर्ड है ये एलिटिस्ट बनता जा रहा है। कैसे एलिटिस्ट बनता जा रहा है कि तुम फॉरेन के स्टूडेंट ज़्यादा लेके आ रहे हो, हमारे बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। तुम ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हो, बट उस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में हमको एक्सक्लूड कर रहे हो। हम कौन? अमेरिका का वोटर बैंक क्या है? ट्रंप का वोटर बैंक क्या है? जो व्हाइट होते हैं वो उसके वोटर्स हैं, अमेरिकन व्हाइटिस्ट, ठीक है, वो अपने आप को अपना ट्रंप का वोटर समर्थक मानते हैं। तो वो उनको खुश करने के लिए ट्रंप जो है वो ये सब हरकतें कर रहे हैं कि भाई अगर इनको सबको हार्वर्ड से दिक्कत हो तो हार्वर्ड पे अटैक करो, जितने भी यूनिवर्सिटी से उनको अटैक करो कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम फॉरेन के स्टूडेंट लेके आ रहे हो, हमको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब झूठे एलिगेशन लगा के इन यूनिवर्सिटीज को कमजोर कर दो, इनकी फंडिंग रोक दो, इनका जो एकेडमिक फ्रीडम है वो काट लो, ताकि पूरी तरीके से ये ट्रंप के सामने झुक जाएं और ट्रंप की बात मानने लग जाएं, और जो ट्रंप का एजेंडा है उसको ये आगे करते रहें। तो ये इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है कि जब जब एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी में आपको अफेक्ट होता है, तो आपकी पूरी डेमोक्रेसी है वो सफ़र करती है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आपकी डेमोक्रेसी को डाइवर्सिफाई करते हैं। जब नए नए आइडियाज़ आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं, तो अपने साथ में आइडियाज़ लेके आते हैं, टैलेंट लेके आते हैं, तो इससे आपके देश को ही फ़ायदा होता है। अमेरिका में $44 बिलियन आता है, किससे? फॉरेन स्टूडेंट्स उसको मिलते हैं। हर देश, इवन फ्रांस, कनाडा भी क्या करते हैं कि यार इंडिया के स्टूडेंट को लेके आओ, फॉरेन के स्टूडेंट को लेके आओ, पैसे आते हैं उससे। और ये ग्लोबल स्किल है, ये एक स्किल मैन पावर है जो अमेरिका को डेवलप बना के बैठा है। तो यहाँ पे ऑथर का मानना यह है कि इससे नुकसान अमेरिका को ही होगा, उनकी डेमोक्रेसी सफर करेगी, उनकी इकोनॉमी सफर करेगी, ठीक है, उनके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो वन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं वो सफर करेंगे, अमेरिका पर दूसरे देशों का भरोसा कम होगा। तो ये पूरे आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। क्लियर है? तो आज हमने क्या क्या देखा? एक तो मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में देखा कि कमी हो रही है, ठीक है, साउथ एशिया में कमी हो रही है 78% की। चैलेंजेस क्या है कि इक्विपमेंट ही नहीं है, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है हमारे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है जो मेंटेन करेंगे, बना सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या बताया कि भाई हमें एक रोड मैप चाहिए होगा जो ये पूरा देखे। WHO ने जो नेपाल भूटान के साथ कोलाब्रेशन किया है, हम भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इनोवेशन लाओ कि हमें इंपोर्ट को कम करना है, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाओ, सोलर पावर जनरेटर्स बनाओ, ठीक है, ताकि हॉस्पिटल में ही ये सब बनाया जा सके। अब ये सब कौन करके दिखाया है? इथियोपिया, नाइजीरिया ने करके दिखाया है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच रखो, यानी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो इसमें। फिर बताया गया है कि हमें एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, PSA प्लांट हमको चाहिए, उसके बाद में हमें सरप्लस कैपेसिटी हमारी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। और इसमें ये बताया गया कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ना कि प्रिविलेज है, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा हमारा आर्टिकल था। फिर हमने माओइज्म वाला आर्टिकल देखा कि जो बसव राजू है उनको किलिंग कर दी गई, तो जो लीडरशिप मारा जाएगा तो आपकी जो पूरी ट्रूप्स थी, जो लोकल कैडर थे, वही डिमोरलाइज हो जाएंगे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी किलिंग है क्योंकि मेन आपके लीडर का आपने ख़त्म किया है। तो इसका ये है कि अब जो नए रिक्रूटमेंट होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लोग अब डिस्टेंड करेंगे नक्सलिज्म से क्योंकि वो भी थक गए हैं। तो ये सब पूरा जो है आर्टिकल बता रहा था कि सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहा है, नए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, ट्राइबल जो यूथ है वो ऑलरेडी थक चुकी है इस पूरे एजेंडा से। गवर्नमेंट ने प्रोग्रेस किया है, ट्राइबल वेलफेयर के मैकेनिज्म लिए हैं, ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर में उनको हराया है, और जो माओइज्म अफेक्टेड एरियाज थे उनको कम किए हैं। तो इसी तरीके से हम लोग वे फॉरवर्ड जो है कि भाई हमें सीनियर लीडर्स की डेथ का जो मूवमेंट है उसको और कमज़ोर करना है, ठीक है, ट्राइबल यूथ को हमें इंगेज करना है, और डेवलपमेंट जो है उनको इंश्योर करना है, जो पीस टॉक है उसको और बढ़ावा देना है। किलिंग से बेटर है कि हम रिहेबिलिटेशन अप्रोच पर काम करें, जैसे तेलंगाना ने करके दिखाया कि लोगों से बात करो, उनको लैंड ऑफर करो, उनको जॉब ऑफर करो। तो इस तरीके से आप माओइज्म को खत्म कर सकते हो। अभी हमने रिसेंटली क्या चलाया था? ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये आ सकता है आपको। क्लियर है? फिर हमने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का देखा कि वो हार्वर्ड पे अटैक कर रहा है कि अब से तुम जो फॉरेन स्टूडेंट है वो नहीं ले पाओगे, आपका जो सर्टिफिकेशन है हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो इससे 6,800 बच्चे जो हैं, जो 27% है उसके टोटल एडमिशन का, वो अफेक्ट होंगे, जिसमें 750 प्लस इंडियंस हैं। अब दिक्कत क्या आ रहा है कि ये बेसिकली डेमोक्रेसी को वीक करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी अथॉरिटेरियन रिजिम आता है तो वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेसी को उसको वीक करता है, झूठे एलिगेशन लगा के कि अरे तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाजा को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, बट कोई सबूत नहीं दे रहे, सिर्फ अटैक कर रहा है। तो इससे आपकी जो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो वीक होती है, तो आपके देश का इकोनॉमी, आपके देश का पॉलिटिकल सिस्टम सब सफ़र करता है।
तो ये पूरा बात की गई थी इस आर्टिकल में। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आज आपको लिखना है, सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही है और कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल शांत होके जाना, आपका पेपर निकल रहा है, आपने अच्छा पढ़ा है, आपका हो जाएगा। अपने आप को ये बात याद दिलाना कि आपने पूरा पढ़ लिया है, क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।